चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, आप सभी उसको देख रहे हैं। 5 जन भारत की राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय विचारधारा की सशक्त आवाज रहा है कि हमारा राष्ट्र दुनिया में प्रथम कैसे बन सकता है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत ऐसी है। दुनिया के देश यहाँ आते हैं, जिन लोगों ने हमारी संस्कृति को बदलना चाहा वो खुद सिमट करके रह गए। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि बेटी पिताजी से पूछती है कि मेरा अधिकार क्या है, पत्नी पूछती है कि मेरा अधिकार क्या है, जो भी पूछता है कि मेरा अधिकार क्या है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मेरा कर्तव्य क्या है। सुशासन केवल सरकार चलाने की व्यवस्था नहीं, बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम भी है। अटल स्मृति वर्ष के अवसर पर 5 जन के मंच पर सुशासन पर संवाद अपने आप में महत्वपूर्ण है। पूर्व हमारे प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कुछ समय उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला है। 2014 के बाद 12 सालों में जो परिवर्तन हुआ है वो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज हमें उसको देखना चाहिए कि सुशासन के साथ ही गरीब कल्याण, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख योजनाएं लागू की गई। भारत माता की। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, युवा इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। कौन कहता है युवा इंतजार नहीं करते? एक बार जोरदार जयकारा बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस 5 जन सुशासन संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे क्षेत्र के क्षेत्र संचालक डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल साहब, प्रांत के संचालक श्री हेमंत सेठिया जी, प्रबंध निदेशक भारत प्रकाशन श्री अरुण गोयल जी, संपादक 5 जन श्री हितेश शंकर जी और इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, 5 जन परिवार के सभी सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से, क्योंकि थोड़ी सी मेरे को देरी हुई थी, आज सुबह 9 बजे से ही लगातार मेरे कार्यक्रम थे। कार्यक्रमों की श्रृंखला में थोड़ा मैं विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और युवाओं का भरोसा जो मुझे मिला है उसके लिए मैं सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज 5 जन सुशासन संवाद में आप सभी के बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये मेरे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि यह विषय ऐसा है जो राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है। यह विषय ऐसा है कि जो हमारे जीवन में, जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने जो परोसा था, उसे ग्रहण करने की दीक्षा हमें मिलती है। 5 जन भारत की राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय विचारधारा की सशक्त आवाज रहा है। जब हम पहले विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करते थे तो जहां भी हमें
क्योंकि कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो घर में पहुंच जाए, कहीं ना कहीं किसी संस्थान में मिलता था, कहीं ना कहीं किसी कार्यालय में मिलता था। और जब 5 जन हमें मिल जाता था तो उसको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जुगते ले जाने की मन में इच्छा होती थी। जितना समय मिलता था उसको वहीं पढ़ते थे, फिर वहां आग्रह करते थे कि क्या हम इसको ले जा सकते हैं, और कभी कभी तो दुराग्रह से भी ले जाते थे कि किसी को पता ही नहीं चले, क्योंकि उस समय इसकी भूमिका आज जैसे ही है वैसे उस समय पर थी। क्योंकि उसमें जिस तरह के लेखन आता था वो हमें गौरव सिखाता था। हम जब पढ़ते थे तो उसके विचार जो प्रकट होते थे उनसे एक राष्ट्र के प्रति जो भावना मन में जो विश्वास पैदा करती थी। मित्रों, आप सभी जानते हैं किसी विषय की अनुभूति 3 प्रकार से होती है, और वो अनुभूति होती है तो उनका अनुसरण भी हम हमारे जीवन में डालते हैं और उसी हिसाब से हम चलते हैं। पहली अनुभूति होती है देख करके, दूसरी अनुभूति होती है पढ़ करके, तीसरी अनुभूति होती है सुन करके। मेरे राष्ट्र के कर्णधार युवाओं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारे विचार है, हमारी संस्कृति है, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं मिला हमें, ये हमारे उन पूर्वजों की धाती है। दुनिया में दूसरा कोई राष्ट्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से उस विचारधारा की सशक्त आवाज हमारा 5 जन है, और वो लगातार 1948 से इस यात्रा के आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। संस्कृति और स्वाभिमान की प्रेरणा की गाथा हमारा 5 जन है। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस राष्ट्र सेवा की परंपरा का स्मरण करना स्वाभाविक है, जिसने समाज के प्रत्येक वर्ग को संगठित करने और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी है। 5 जन के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय चिंतन को एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था, और उन्होंने जो परिकल्पना दी थी इस राष्ट्र को मजबूत करने की, इस राष्ट्र को बढ़ाने की, कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है जब तक उसको लाभ नहीं मिलेगा, जब तक वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा, जब तक ये हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। निश्चित रूप से हमेशा 5 जन के माध्यम से उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने के लिए काम किया है। उन्होंने हमें बताया कि भारत में शासन का आधार हमारी अपनी संस्कृति, हमारी सामाजिक संरचना और हमारी मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा होना चाहिए। मित्रों, 1948 में 5 जन की साप्ताहिक प्रकाशन से शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संपादन में हुई। श्रद्धेय अटल जी के संपादन में प्रारंभ में 5 जन भारतीय संस्कृति के आदर्शों का स्मरण दिलाने का संकल्प था। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हर साल 25 दिसंबर को हम मनाते हैं, लेकिन उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमें जिस कल्पना के साथ हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने इस राष्ट्र की वेदी को स्वतंत्रता दिलाई थी, उनके कुछ विचार भी थे। उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम हम कैसे कर सकते हैं? मित्रों, आप सभी ये भी जानते हैं कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी
जितने लोग लड़ाई लड़ रहे उससे ज्यादा तमाशा देख रहे थे। लेकिन तमाशा देखने वाले ऐसा नहीं था कि वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अंतर इतना था कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस परिदृश्य के अंदर भी हमको समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। हमें उनको बताना चाहिए कि हमारा राष्ट्र दुनिया में प्रथम कैसे बन सकता है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत ऐसी है। दुनिया के देश यहां आते हैं, जिन लोगों ने हमारी संस्कृति को बदलना चाहा वो खुद सिमट करके रह गए, लेकिन हमारी संस्कृति में कोई अंतर नहीं डाल सके। ये हमारी भारत की आत्मा है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे उपनिषद, हमारी गीता, हमारी रामायण के अंदर, हमारे उन शास्त्रों के अंदर बहुत कुछ है। आप शोध करते हैं, आप उन पर भी शोध करें, हमारी संस्कृति को देखें, विचार को देखें। मित्रों, ये भारत की सनातन संस्कृति, हमारे पूर्वजों की यह धाती, परिवार का मिलन, परिवार के अंदर एक दूसरे से प्यार। क्यों आप सभी जानते हैं, लंबे समय से राष्ट्र में कभी अधिकार नहीं थे। अगर यह राष्ट्र चला तो कर्तव्य के माध्यम से चला, कर्तव्यों से चला, कर्तव्य में ही हमारे अधिकार समाहित होते थे। आज स्थिति बदल गई है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि बेटी पिताजी से पूछती है कि मेरा अधिकार क्या है, पत्नी पूछती है कि मेरा अधिकार क्या है, जो भी पूछता है कि मेरा अधिकार क्या है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मेरा कर्तव्य क्या है। हमारी ये संस्कृति कर्तव्य को ध्यान में लाती है। और मैं आप सभी से ये भी कहना चाहता हूं, माता पिता के बिना कुछ नहीं है, गुरु के बिना कुछ नहीं है। हमें हमारे माता पिता का आदर्श जो मिल रहा है, उस आदर्श को हम सजो करके रखें। हमारे उन माता पिताओं को, हमारे उन पूर्वजों का जो आदर्श मिला है, हम उसे सजो करके रखें। हम उनके संस्कारों को कैसे अपना सकते हैं, उन संस्कारों को अपनाते हुए हमारे राष्ट्र को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि स्वाधीन भारत की यात्रा के प्रत्येक मोड़ पर पांचजन राष्ट्रीयता के सजग प्रहरी के रूप में भूमिका निभा रहा है। पांचजन की शुरुआत लखनऊ से हुई, जो बाद में दिल्ली से प्रकाशित होने लगा था। भाइयों, स्थान, स्वामित्व और आकार में परिवर्तन हुआ, लेकिन पांचजन के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी यह राष्ट्रीय रक्षा और राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में सतत आहुति दे रहा है। अटल स्मृति वर्ष के अवसर पर पांचजन के मंच पर सुशासन पर संवाद अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अटल जी की यह जन्म शताब्दी है और इस जन्म शताब्दी के अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। ये मैं पांचजन को जो जयपुर में रखा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे भी माननीय पूर्व हमारे प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कुछ समय उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला है। मित्रों, जिस तरह से मैं कह सकता हूं कि उनकी स्मृति, उनका जो नेतृत्व, उनका अगर हम कह सकते हैं कि विकराल उनका जो ज्ञान था, कवित्व हृदय था, कभी कभी मन में कई तरह के विचार आते हैं। जब मैं मिला था पहली बार, जब मैं उनके यहाँ गया, युवा मोर्चा में मैं काम करता था, मैं जाकर के जब दिल्ली में मेरे एक उत्तर प्रदेश के नंगला चंद्रभान में हमारे संघ के बड़े प्रचारक थे, तो उनके वो हमारे ताऊ जी लगते थे। मैं उनके साथ जब उनसे मिला, तो जब मैं वहाँ गया और उनसे जब बात की, तो उनका जो व्यक्तित्व था, राष्ट्र के प्रति एक एक शब्द जब उनके मुंह से निकलता था, निश्चित रूप से प्रेरणा देता था। आज ऐसे स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं सदी हम मना रहे हैं। निश्चित रूप से उनका इतना बड़ा योगदान
हमारे राष्ट्र के लिए रहा है। उन्होंने सुशासन को हमेशा सजो करके रखा, सुशासन पर उन्होंने काम किया। सुशासन केवल सरकार चलाने की व्यवस्था नहीं, बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम भी है। मेरे विचार से सुशासन का अर्थ नीति में नियत, प्रशासन में पारदर्शिता, निर्णय में गति, व्यवस्था में जवाबदेही और शासन में सामान्य नागरिक। राम राज्य की कल्पना में राजा के स्थान पर प्रजा को केंद्र में थी। क्योंकि राजा के स्थान पर प्रजा केंद्र में रहती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। महाभारत ने राजधर्म का अंतिम उद्देश्य लोक कल्याण को बताया था। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ सुशासन की राह में बढ़ रहा है, उसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की सोच है। आज भारत दुनिया की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। प्रधानमंत्री जी कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से काम हुआ है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, आप सभी इसको देख रहे हैं। मैं युवा साथियों आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि जो युवा 2014 से पहले जो 15 साल का था, आज वो 25-26 साल का हो गया। जो युवा 10 साल का था, आज वो 22-23 साल का हो गया। मेरे युवा साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि और उस समय की परिस्थिति अगर आप देखते, लोगों के मन में यह विचार आने लग गया था कि आखिरकार इस देश का क्या होगा। आए दिन जिस तरह के भ्रष्टाचार होते थे, आए दिन जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर फैसले होते थे, जिस आए दिन सेनाओं पर हमारी सेना को धकेल दिया जाता था, यहां तक कि उनके सिर काट करके ले गए थे। मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं, जिस तरह से 2014 के बाद 12 सालों में जो परिवर्तन हुआ है, वो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज हमें उसको देखना चाहिए कि सुशासन के साथ ही गरीब कल्याण, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख योजनाएं लागू की गई। जनधन योजना के जरिए देश के करोड़ों गरीबों को बिना किसी न्यूनतम राशि के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिला। जीएसटी जैसे बड़े टैक्स सुधार ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। और हमारे सांस्कृतिक गौरव, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। अनुच्छेद धारा 370 समाप्त कर दी। जम्मू कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को समाप्त कर दिया गया। यूपीआई से भुगतान हो, मिशन चंद्रयान हो, दुनिया भारत की वैज्ञानिक क्षमता को देख चुकी है। हम सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखा है कि किस तरह आज भारत की सेनाएं दुश्मन को हराती नहीं है, घर में घुस करके मारने का काम भी हमारी सेना करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक वास्तविकता में लाया गया है, और उनका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र जो दिया है, निश्चित रूप से वो जन से जोड़ता है, जन से जोड़ता है। राजस्थान की सरकार इसी मंत्र को धरातल उतारते हुए काम कर रही है। हमने शासन को तकनीकी आधारित, संवेदनशीलता और पारदर्शी बनाया है। हमारे लिए सुशासन तब है जब किसी गरीब को अपने काम के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, और सुशासन तब है जब शिकायत केवल दर्ज ना हो बल्कि उसका समाधान भी हो, और आज समाधान की निगरानी भी हो। इसी क्रम में मैं आपको कहना चाहता हूं, 181 राजस्थान संपर्क अंतिम व्यक्ति की बात सरकार तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पोर्टल पर जून माह में ही करीब 9,97,000 नई शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 4,90,000 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। राजस्थान संपर्क के माध्यम से जन समस्याओं को समग्र निस्तारण दर 99.17% तक पहुंच गई है। डिजिटल राजस्थान के माध्यम से हमारी सरकार सुशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्र बनाते हुए सरकारी सेवाओं को हर नागरिक तक सहजता से पहुंचाने के लिए
निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश के आमजन को बिना दफ्तर के चक्कर काटे और बिना लंबी लाइन में खड़ा हुए व्हाट्सएप पर ही एक ही संदेश भेजकर निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र सहित अनेक सरकारी सेवाओं जैसे लाभ घर बैठे मिल रहे हैं। साथियों, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार गरीब, किसान, युवा, महिला के विकास के लिए कृत संकल्प है। सरकार और जनता के बीच दूरी कम करने के लिए हमने ग्राम विकास रथ अभियान के रूप में एक बड़ा कदम उठाया था और आपने देखा कि 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में हमारे रथ गए हैं। करीब 3,80,000 किलोमीटर की यात्रा कर ग्रामीण राजस्थान से सीधा स्थापित किया। हमने उसमें हमारे रीति के माध्यम से एक ऐप हमने बनाया। रीति के माध्यम से हमने ग्राम विकास और बाढ़ विकास की कल्पना हमने की है, जो विकसित भारत और विकसित राजस्थान की कल्पना है। उसमें आज तक कोई भी योजना बनी सिर्फ 5 साल के लिए बनती है। 5 साल जब तक वो पूरी नहीं होती, जनसंख्या उससे ज्यादा हो जाती है, लोग बसने वाले ज्यादा हो जाते हैं। हमने कहा हमारे ग्राम का और हमारे बाढ़ का, निकाय में बाढ़ का और ग्राम पंचायत में ग्राम का एक रोड मैप बनना चाहिए कि इस ग्राम में क्या आवश्यकता है, आने वाले 5 साल में क्या होगी, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में क्या क्या आवश्यकता होंगी। हमें उस आवश्यकताओं को देखते हुए एक रोड मैप बना रहे हैं। आज इसमें शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़क की, बिजली की, पानी की, वहां के पर्यावरण की, वहां की भौगोलिक परिस्थिति, वहां के तालाब कितने, सरोवर कैसे हैं, उन सरोवर को कैसे उपयोग में लिया जा सकता है, कैसे उनको भरा जा सकता है, इन सारी बातों पर विचार किया है। हमने उसमें यह भी विचार किया है कि वहां का लोकल और वोकल क्या ऐसा साधन है जिससे वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की रोजी रोटी वहां से चलती हो, या क्या उत्पादन होता है। क्योंकि राजस्थान वो क्षेत्र है जिसमें मिनरल बड़ी संख्या में निकलते हैं। राजस्थान वो क्षेत्र है जिसमें सोलर के लिए बहुत बड़ा काम है। राजस्थान में अगर हम बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा काम है। राजस्थान में हम करेंगे तो टेक्सटाइल के रूप में बहुत बड़ा काम है। जहां देखते हैं लोकल में कुछ ना कुछ बनता है। राजस्थान के अंदर एक तरफ देखेंगे जहां मूर्तियां बनती हैं, तो दूसरी तरफ हैंडीक्राफ्ट का सामान बनता है। कहीं चूड़े बनते हैं, कहीं चूड़ियां बनती हैं, कहीं जूते बनते हैं, कहीं कई तरह के उत्पादन और होते हैं। कहीं जीरा उत्पादन होता है तो ईसबगोल होता है, कहीं सौंफ होती है तो कहीं जीरा होता है। हमने कहा कि इन सारी चीजों को लेकर के हमारी प्रोसेसिंग यूनिट राजस्थान के अंदर कम है। हम इन प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हमारे इस युवा को रोजगार हम उसी के यहाँ कैसे दे सकते हैं, उस जिले में रोजगार कैसे मिल सकता है। लगातार उसके लिए ग्राम भी किया है। राजस्थान के माध्यम से हम ऐसे लोगों को जो हमारे राजस्थान में आके प्रोसेसिंग यूनिट लगा सके। मेरे युवाओं, राजस्थान में बहुत बड़ा आधार है और ये आधार जब होगा जब प्रोसेसिंग यूनिट होगी, कोल्ड चेन होगा, गोडाउन होंगे, उनके माध्यम से हम राजस्थान में उनका कलेक्शन भी करेंगे, प्रोसेसिंग भी करेंगे, मार्केट का हब भी बनेगा तो वो आगे बढ़ेगा। आज हम राजस्थान, हमारा दूध उत्पादन में हम दूसरे नंबर पे, पहले दूसरे नंबर पे देश के अंदर हैं, तो हमारे दूध कलेक्शन को हम कैसे आगे बढ़ाएं। हम आए थे जब 34 लाख लीटर दूध प्रतिदिन आता था, आज वो बढ़कर के 46 लाख लीटर हो गया है। आने वाले समय में 60 लाख होगा, 80 लाख होगा। उससे कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। आप देख सकते हैं सहकारिता के माध्यम से हमारी सहकारिता समितियों को कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं। उसके लिए हमने पहली बार, क्योंकि जो पूर्ववर्ती सरकार थी जो तुष्टीकरण के आधार पर चलती थी, भ्रष्टाचार के आधार पर चलती थी, वो पोर्टल को खोलती थी, 1 घंटे के लिए चिन्हित कर देते थे, वहीं बैठ जाते थे, 10, 20, 50, 100, 200 लोग सदस्य सहकारिता में बना देते थे। पहली बार राजस्थान के अंदर हमने खुले से सहकारी समितियों की सदस्यता को खोला है। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 10 लाख सदस्य उसमें बने, 10 लाख राजस्थान से सहकारी समिति के सदस्य बने। हमने ये भी कहा है हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति खोलेंगे। सहकारी समिति खोलने से हमारा वहां का विकास होगा, वहां का क्या वहां बनता है उस प्रोडक्ट को वो लाएंगे, उसका उत्पादन भी होगा, उसको आगे चेन भी उसकी बनेगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, राजस्थान में हम उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लेकर के हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जिस दिन हम राजस्थान में या सरकार में आए थे तो हमने एक रोड मैप बनाया था कि राजस्थान के लिए क्या आवश्यक है।
पहली राजस्थान की आवश्यकता क्या है? हमारे सभी लोगों ने बैठ करके सोचा, हमने एक रोड मैप बनाया कि राजस्थान को क्या आवश्यकता है। तो राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता पानी की थी। आज मैं आपको कह सकता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐसे विषय थे 40 साल 50 साल से चल रहे थे, जिनके समाधान के लिए कोई उस हिसाब से प्रयास नहीं कर रहे थे, हमने उसका प्रयास किया। हमारे पड़ोसी राज्यों से हमने संबंध अच्छे बनाए। सरकार हमारी वहां है। ये तो कांग्रेस के साथ भी रहा है। कांग्रेस भी जब यहां सरकार थी राजस्थान में, तो एमपी भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। यहां जब सरकार थी तो हरियाणा में भी थी और केंद्र में भी थी। यहां जब सरकार थी तो गुजरात में भी थी और केंद्र में भी थी, लेकिन उन्होंने तो प्रयास किया नहीं। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले आवश्यकता पानी की लगी, तो पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। आज जो हमारी ERCP राम जल सेतु योजना है, वो देश की सबसे बड़ी योजना है। 90,000 करोड़ रुपए की योजना वो हमारी है, जिसमें से 24,000 करोड़ रुपए का काम प्रारंभ हो गया। 17,000 करोड़ रुपए का काम अभी निविदा खुलने वाली है, जो 18 जिलों को 4,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का काम भी करेगी। उद्योग को भी पानी मिलेगा, वहां के लोगों को भी पानी मिलेगा। यही नहीं मेरे भाइयों, बरसों से हमारा यमुना का कांग्रेस के लोग उसका जब चुनाव आते थे तो वायदा करते थे, उसका शिलान्यास कर देते थे। कितना बड़ा जटिल काम था। उसको 94 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी ने एक पत्र लिखा था। उन्होंने उस समय प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद प्रयास नहीं हुआ। आज हम कह सकते हैं कि 32 साल के बाद वो समझौता हुआ और यमुना का समझौता हुआ और हमारे शेखावाटी को पानी मिलेगा, हमारे चूरू, सीकर और झुंझुनू के लिए। यह भी हुआ। महाराजा गंगा सिंह जी को आज मैं बधाई देता हूं। उन्होंने गंगा नहर निकाली थी। ये 1825 में उन्होंने प्रारंभ की, 1827 में पूरी हुई, लेकिन उनके 100 साल हो रहे हैं। उनके 100 साल हो रहे हैं। 1925 में प्रारंभ की थी, 1927 में चालू की थी और अभी उसके 100 साल हो रहे हैं। हमने उसको, क्योंकि पानी कम हो गया था, उसके लिए 5,500 करोड़ रुपए दिया, जिससे वहां हमारे किसानों को पानी मिले और हमारी पानी की कैपेसिटी बढ़े। क्योंकि टेल पर नहीं पहुंचता था, उसका पानी बाड़मेर जाता है, जैसलमेर जाता है, फलौदी जाता है, जोधपुर जाता है, नागौर जाता है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, उसको पानी, उसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, नर्मदा का पानी हमको कैसे मिले, उसका हमारा रिजर्वायर कैसे बने, उसके लिए हमने काम किया। हमारी देवास स्कीम, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा इधर आता था। उसके लिए 10,500 करोड़ रुपए की योजना, उसमें हमारा काम चालू हो गया। आज उसको हम कह सकते हैं 4.5 किलोमीटर लगभग हमारी टनल बन गई, क्योंकि वहां टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को इधर लाना था, जिससे कि हमारा उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा के लिए पानी का काम चले। यही हमारा माही डैम, जो हमारा बागड़ का सबसे प्रमुख डैम है, उसमें 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, वहां के पीने के लोगों के लिए पानी मिलेगा। उसकी हमने योजना बनाई, वो 4,500 करोड़ रुपए की योजना। हमारी ब्राह्मणी नदी यानी राणा प्रताप सागर से पानी आने के लिए बीसलपुर में कैसे आए, इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए की योजना, जिसका हमारा टेंडर हो गया है, उसका काम भी चालू होने वाला है। मित्रों, हम कहना चाहते हैं, और राजस्थान के लिए हमने पानी के लिए काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी होगा। राजस्थान में पानी की कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा विषय हमारा बिजली का था। हमने शुरू में ही केंद्र सरकार से 2,40,000 करोड़ का MOU किया और आज मैं कह सकता हूं 2.5 साल के अंदर हमने 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। कांग्रेस ने 5 साल में मात्र 3,900 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया था। और आज मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि राजस्थान लंबे समय से बिजली खरीदने का काम कर रहा था, लेकिन पिछले 4 महीने से राजस्थान दूसरे प्रदेशों को बिजली देने का काम कर रहा है। हमारे पास एक्सेस बिजली है, जिसको हम दे रहे हैं। आज मैं गांव में जाता हूं, लोगों से पूछता हूं कि बिजली की कोई कमी है क्या, कहते हैं कोई कमी नहीं है। मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो ट्रांसफार्मर 400 kV के थे, जो 15 साल पहले बन जाने चाहिए थे, आज उनको हमारी सरकार बना रही है।
एक हनुमानगढ़ में बन रहा है, एक उदयपुर में बन रहा है, एक कुम्हेर के अंदर बन रहा है। जिस दिन वो बनकर के 6 महीने में तैयार हो जाएंगे, हम कह सकते हैं कि उद्योग को पूरी 24 घंटे बिजली देंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे और उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। बिजली की कोई कमी नहीं आएगी। आपने देखा राजस्थान किया, पहली साल किया, पहली साल में 35,000 करोड़ के एमओयू हुए, उसमें 35,000 करोड़ों में 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए और आने वाले दिसंबर तक मैं कहना चाहता हूं लगभग 12 लाख करोड़ के काम जमीन पर उतर जाएंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप देखोगे राजस्थान हर क्षेत्र में, राजस्थान पोटेंशियल है। जब मैं युवाओं की बात करता हूं तो आपने देखा होगा 2.5 साल पहले युवाओं की क्या स्थिति हो रही थी। सरकार से, आरपीएससी से, सबसे युवाओं का विश्वास उठ गया था। युवा कहता था कि हमारा क्या होगा, हर पेपर लीक हो जाता था। हमने कहा था कि जिस दिन 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठित की और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि उस दिन से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और जो पेपर लीक हुए थे, जो लोग पकड़े गए, वो लगभग 469 लोग आज जेल की सलाखों के अंदर है, जेल की सलाखों में बंद है। और आप देख सकते हैं 1,78,000 हमने 2.5 साल के अंदर युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। 1,32,000 नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, उनकी प्रक्रिया चल रही है, किसी के पेपर हो गए, किसी के होने वाले हैं और 70,000 वैकेंसी और निकाल दी। ये बोर्ड बैठती है 3,80,000। जब मैंने ये विधानसभा में कहा था कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, कांग्रेस के लोगों ने कहा आप कैसे दे देंगे। हमने उनसे कहा डायरी पेन साथ में रखो, लिखते जाओ। और मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं 4 लाख से ज्यादा देंगे, कम नहीं देंगे। 1,78,000 दे दी, परसों के देना और 10,000 दे देंगे, 1,88,000 हो जाएंगे। युवा साथियों, मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करना चाहता हूं कि राजस्थान पोटेंशियल है। राजस्थान के अंदर अभी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा मिनरल यहां निकलता है, पर्यटन की दृष्टि से मजबूत है, सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, क्षेत्रफल में हम देश में पहले नंबर पर हैं, जमीन की हमारे पास कमी नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप स्टार्टअप के माध्यम से, स्किल के माध्यम से आप स्वयं का कारोबार करें। आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। और आज मैं यह महसूस करता हूं कि आपकी पहली सीढ़ी आपकी झिझक की हो सकती है, आप झिझक सकते हैं, लेकिन जो लास्ट पीढ़ी होगी वो आपकी होगी। पहली सीढ़ी पर पैर रखिए, सरकार का विश्वास करिए, आपको पहली सीढ़ी से जो आप जहां पहुंचना चाहते हैं, हमारी सरकार आपको पूरी तरह से मदद करेगी। हमने इसलिए युवा नीति लेकर के हम आए। युवा नीति में हमने स्पष्ट किया है कि युवा हमारा प्रोजेक्ट बना करके दे। वो प्रोजेक्ट बना करके देगा, 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का हम उसको ऋण देंगे, वो भी बिना ब्याज का। अगर आप 2, 3, 4 मिलके करते हैं, उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, तो हम उसको भी देंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कई लोगों से मिलता हूं, कई लोगों ने 50,000, 40,000 से अपना बिजनेस प्रारंभ किया है। अभी मेरे नागौर में गया था, एक ग्राम चौपाल में, वहां मेरे भाई ने कहा था कि मैंने अभी प्रारंभ किया है 2 साल पहले, और आज मेरी जो आय वो मेरी लगभग 8 और 10 करोड़ की मेरी टर्नओवर है। मेरे भाइयों, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, इसमें और आवश्यकता है। आप आइए, आगे आइए, क्या करना चाहते हैं। हमने कंसल्टेंट भी बैठा रखे हैं, आप हमारे पास आइए, उनसे पूछिए। आपके परिवार में कोई कुछ तरह का काम करता है, उनसे पूछिए। मैं उद्योगपतियों को मैंने बुलाया था, ऐसे लोगों को बुलाया मैंने, आगे हमारे युवाओं को आगे लाइए, जिससे कि हम हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं
कि लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। हम ये भी काम कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। मित्रों, हम लगातार इन चारों के लिए काम कर रहे हैं। किसान को आपने देखा 6,000 रुपये सम्मान निधि मिलती थी, उसको हमने भी कह दिया कि हम 6,000 हम देंगे, उसमें 3,000 करके हमने 9,000 कर दिया। आने वाले समय में हम 12,000 करेंगे। हमारी सरकार किसानों के साथ, युवाओं के साथ सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक जैसा दंश झेलना पड़ा, और पेपर लीक दोषी को अगर जेल में पहुंचाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। और मैं ये भी कह सकता हूं आपसे लगातार कि जिस तरह से गरीब कल्याण के काम हम कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ा करके हमने 1,450 रुपये कर दिया। प्रधानमंत्री आवास में 4,40,000 से अधिक आवास बनाए। जरूरतमंदों को आप देख सकते हैं 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम हम कर रहे हैं। हमारी बेटियों के लिए 14 लाख साइकिल हमने वितरित किए, 40,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित किए। और आप देख सकते हैं शिक्षा और चिकित्सा दोनों फ्री हैं। माँ बाबूचर योजना, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उनके लिए माँ बाबूचर योजना, क्योंकि हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से माता बहनों को परेशानी होती है। अगर वो 2-4 दिन आर्थिक संकट के कारण अगर वो लेट हो जाती है तो उनकी बीमारी बढ़ जाती है। हमने कहा माँ बाबूचर योजना के माध्यम से ऐसी हमारी महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी मिले, निःशुल्क दवाई मिले, निःशुल्क उनकी जांच हो, और उसके लिए 4,82,000 से अधिक कूपन हमने जारी कर दिए हैं। 18 लाख से अधिक, यानी 18 लाख से नहीं, अब तो दिन रात बढ़ रही हैं, लगभग 19.5 लाख लखपति दीदी राजस्थान के अंदर बन चुकी है, 19.5। और उनका आप जीवन में देखोगे बदलाव तो आपको कई बातों का अनुभव होगा। मैं इसलिए युवा साथियों से कहता हूं कि जब मेरी माता बहनें जो राजीव कहा कि उनका जीवन बदल रहा है, वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, तो आप युवा हैं, हम समझ सकते हैं। युवा को सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि माता पिताजी की भी जिम्मेदारी रहती है, उनके भी 2-3 बच्चे, उनको और काम कराने होते हैं। और ये भी मैं खुले मन से कहता हूं, मेरे युवा साथियों, उम्र जब 24-25 साल की, 26 साल की होती है तो कोई विश्वास भी नहीं करता है। परिवार में भी कहते हो तो वो भी कहता है आप कहां से दोगे, कहते हैं कि नहीं कहते, आप कहां से दोगे। अगर आपके रिश्तेदार हैं, खूब घर पर आते हैं, लेकिन उनसे पैसे की बात कर लो तो वो भी आना छोड़ जाएंगे, कोई भी रिश्तेदार हो। और जब आप कहेंगे हमारे युवा को हम काम दिलाना चाहते हैं, इसको कुछ आर्थिक आवश्यकता है, कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो वो भी एक सिर ला करके, सिर खुजा के कह देंगे अरे साहब वो अभी तो हमारा काम चल रहा है, हमारे उसने ऐसे काम कर लिया इसलिए हमारी व्यस्तता है, थोड़ा सा हम नहीं दे पाएंगे, और हमारे पास तो ऐसा नहीं है। मेरे भाइयों, मैं हमेशा कहता हूं, युवा साथियों, मैं उस दौर से गुजरा हूं, क्योंकि जब मैं 90 में मेरा बीएड करके आया था तो 91-92 में मैं भी जिलों में अटैची लेकर के, थैला लेकर के हर जिले में जाता था, जिला परिषद में फॉर्म भरता था कि मैं क्यों बीएड की थी तो मेरा मास्टरी का नंबर आ जाए। तो मैं देखता था, मैं ये भी देखता था कि नहीं बस में कैसे जाना है, कैसे आना है, उसमें फॉर्म भरना है, और युवा के पास पैसे की क्या स्थिति होती है वो भी देखते थे। घर वाले कितना देंगे घर वाले, 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, 4 बार देंगे, बाद में कहेंगे भैया भैंस क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, तुम बैठ जाइए। यही स्थिति होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए, उसकी गारंटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, काम करिए, उसके लिए पैसा मैं दूंगा, और वो भी बिना ब्याज के दूंगा। हमारी सरकार युवा नीति के माध्यम से वो भी काम कर रही है। साथियों, सुशासन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम किसी भी क्षेत्र में रहें, हमारे संस्कार नहीं बदलने चाहिए, हमारे विचार नहीं बदलने चाहिए।
क्योंकि अगर आपके विचार बदलेंगे तो आप भी किसी न किसी दिन मम्मी पापा बनने वाले हो, आप भी बनने वाले हो। ये हम भी सोचते थे कि हमारे तो नहीं, हम तो जैसा होगा जैसा देख लेंगे, लेकिन जैसा आप बोओगे वैसे ही काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आप अपने दादी दादा माता पिता के प्रति जैसा भाव रखोगे, आने वाली पीढ़ी भी वैसा ही रखेगी, आने वाली पीढ़ी वैसा ही रखेगी। मैं आपको सावचेत इसलिए करना चाहता हूं, बदलते युग में बदलना नहीं है, अपने आप को अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपना दादी से, अपनी दादा से जोड़ करके रखना है। उन्होंने जीवन ऐसे नहीं जिया। और युवा साथियों, मैं हमेशा कहता हूं, जीवन जीना भी तलवार की धार पर चलना है। हमें हमारे जीवन को कैसे जीना है, कैसे उसको सफल बनाना है, कैसे सुयोग्य तरीका से हमने आगे बढ़ना है। कई लोग जिनके अगर कहीं कोई उनके मन में भ्रांति रहती है, कई लोग भ्रांति पार लेते हैं, लेकिन वो उनको झेलना पड़ता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो हमने देखा है, हमारे माता पिता के, हमारे दादा दादी के, हमारे परिवार के जो संस्कार हैं, हमारे गुरुजनों के संस्कार हैं, हमें उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। इसमें हमें यह भी करना चाहिए कि जो उनसे संस्कार मिले हुए हैं उन्हें आगे बटोरना भी चाहिए। कई आपके साथी ऐसे होंगे जो आपके संस्कारों को इधर उधर करने की चेष्टा करेंगे। 10 का ग्रुप होगा, 2 उसमें ऐसे होंगे उनके विचार आपसे नहीं मिलेंगे। आपको वो ये कहेंगे कि आप तो ये हो, आप तो परपाटी वाले हो, आप तो इस संस्कृति का ये करते हो, यूं करते हो। कई तरह के विचारों में आप देखोगे तो उनके विचार उस तरह के हो जाते हैं कि जैसे ये तो इस जमीन पर पैर ही नहीं है। ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है, उनको अपने में समाहित करना है, उनके साथ समाहित नहीं होना है, जिससे कि हमारी संस्कृति ठीक प्रकार से आगे दुनिया में नाम रोशन कर सके। इसमें सरकार के साथ समाज, मीडिया, नागरिक संगठन, युवा, प्रत्येक नागरिक की भूमिका बहुत आवश्यक है। मैं ऐसे में पंचजन जैसे मंचों का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में स्वस्थ संवादी शासन को अधिक उत्तरदायी और समाज को अधिक जागरूक बनाता है। आज जब भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तो पत्रकारिता की भूमिका और भी बढ़ जाती है। मैं देखता हूं कई पत्रकार इतनी सटीक बात कहते हैं। अगर हम पत्रिकाओं के आलेख आते हैं, उनको भी हम जीवन में ढालने का काम करें कि हमें प्रतिदिन पढ़ना है, तो वो भी हमारे जीवन को बहुत ही सुगम बना सकते हैं। आज इसके सामने सूचना देने के साथ ही राष्ट्र और निजी हित के बीच अंतर स्पष्ट करने की भी चुनौती है। मुझे विश्वास है कि पंचजन अपनी राष्ट्र प्रथम की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय विमर्श को और मजबूत करेगा। इसी संकल्प के साथ मैं पंचजन को इस सुशासन संवाद के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।